Good morning, students. Today I am here with the next topic, energy in combination of capacitor. जब एक कैपेसिटर था तो एक कैपेसिटर के केस में हमने एनर्जी पढ़ ली कि वो एक कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम उन्हीं कैपेसिटर्स को कंबाइन कर लेते हैं, हम लोग कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कंबाइन कर दूँ तो तब उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, और अगर मैं कैपेसिटर्स को पैरेलली कंबाइन कर दूँ तब उनमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये 3 कैपेसिटर्स हैं। पहला हो गया C1, C2, C3। पहले वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, दूसरे वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ C2, और तीसरे वाले का जो कैपेसिटेंस है वो है C3। ये 3 कैपेसिटर्स को मैंने पॉइंट्स A और पॉइंट B के बीच में कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ में, और इन्हें कनेक्ट कर दिया है मैंने एक सेल से। यहाँ पर मैंने सेल शो किया है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, उस वोल्टेज सोर्स से मैंने इसे कनेक्ट किया है। अब आप लोगों को मालूम है वोल्टेज सोर्स से जब यहाँ पर चार्ज जाता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर के पास सेम चार्ज जाएगा, इससे भी क्यू, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, ठीक है। तो अब जो एनर्जी होती है वो हमें किसके टर्म में लिखनी पड़ेगी, तो देखो इस कैपेसिटर में कुछ और एनर्जी स्टोर होगी, इस कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, और इस कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर होगी। तो कॉम्बिनेशन की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, तीनों के समेशन के बराबर। तीनों एनर्जीज को हमें ऐड कर देना होगा। तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C1। Q और C हमें मालूम है, इसलिए हम Q और C के टर्म्स में ले रहे हैं एनर्जी को। एनर्जी का फॉर्मूला हमने Q और C के टर्म में भी पढ़ा था, C और V के टर्म में भी पढ़ा था, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर ये वाला लेंगे, Q² अपॉन C1 प्लस दूसरे वाले में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ Q² अपॉन C2, और तीसरे वाले में कितनी स्टोर हुई, हाफ Q² अपॉन C3, ठीक है। सो U इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, तीनों में से कॉमन आ गया 1/2, Q² भी कॉमन आ जाएगा, Q² अंदर बच गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 क्या होता है, ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट के बराबर, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/C इक्विवेलेंट के इक्वल। इसलिए मैं अब इसकी जगह रख दूंगी 1/C इक्विवेलेंट, और मुझे मिल जाएगा 1/2 Q² अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब बच्चों हमें मालूम है C इज इक्वल टू होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो यहाँ से मैं Q की वैल्यू लिख सकती हूँ C इंटू V, ये लिख सकती हूँ। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए Q इज इक्वल टू, क्योंकि चार्ज तो पूरे के लिए सेम है, Q है, तो Q इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ C इक्विवेलेंट इंटू V। ये हो गई Q की वैल्यू, यहाँ पर रख देते हैं इस वैल्यू को Q की जगह, तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट, Q² है तो ये आ जाएगा CE² V²। इस C से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा U इज इक्वल टू हाफ CeV²। तो ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी जब हमने 3 कैपेसिटर्स को कंबाइन किया है। वैसे भी हमें मालूम था हाफ CV² होता है फॉर्मूला। अगर मैं सिर्फ एक कैपेसिटर की बात करूं जिसका कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल उधर V है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV² के बराबर। यहाँ पर सीरीज में तीनों हमने कनेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पर जो C आया वो आ गया हमारा C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हाफ CeV² आ जाएगा। अब यहीं पर अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों को मैंने पैरेलली कंबाइन कर दिया है। एक कैपेसिटर ये C1 हो गया, ये C2, ये C3, और ये इधर मैंने इसे किसी वोल्टेज सोर्स के साथ इधर कनेक्ट किया है। तो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया है तो ये मान लो V वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था, तीनों कैपेसिटर्स के पास V वोल्टेज जाएगी। तो इधर हमारे पास V मालूम है और C पता है हमको, तो यहाँ जब हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो C और V वाला लगाएंगे जिसमें C और V आते हैं। तो यहाँ पर भी सेम होगा, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, और इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो जो पहले वाले में एनर्जी स्टोर होगी वो हो गई हाफ C1V² प्लस दूसरे वाले में हो जाएगी हाफ C2V², और तीसरे वाले में हो जाएगी हाफ C3V²। यहाँ से बच्चों क्या क्या कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है और V² कॉमन आ रहा है। अंदर बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3।
C3 और ये C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसके बराबर होता है? C इक्विवेलेंट के बराबर। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया है C इक्विवेलेंट। ये मिल गया हमें फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मिला, ये भी हाफ CeV² मिला था और जो सीरीज में हमने कनेक्ट किया था वहाँ पर भी हमें हाफ CeV² मिला था। तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी? अगर ये कैपेसिटेंस सेम हो तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हालांकि फॉर्मूले दोनों के सेम है लेकिन वैल्यूज या आंसर दोनों से सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये C इक्विवेलेंट सीरीज के लिए है, मैं ES से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ इसको। ये सीरीज के लिए था और ये पैरेलल के लिए है, इक्विवेलेंट ये वाला पैरेलल के लिए है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सीरीज में अगर मैं कनेक्ट करूंगी तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा? कम आएगा। पैरेलली अगर कनेक्ट करूंगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा आएगा, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जब भी हमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर करके रखनी है तो हमें कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करना चाहिए? पैरेलली कंबाइन करना चाहिए। पैरेलल कंबाइन करने के बाद उसमें जो एनर्जी स्टोर होने वाली है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी इन कंबाइनिंग कैपेसिटर्स। अगर हमने दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन कर दिया, मान लो पहले वाले कैपेसिटर में 100 जूल एनर्जी स्टोर हो रही है और दूसरे वाले में भी 100 जूल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो दोनों का जो टोटल एनर्जी हो गया वो 200 हो गया, ठीक है। बट अगर मैंने दोनों कैपेसिटर्स को साथ में कंबाइन कर दिया और अब मैं उनके कॉम्बिनेशन के बाद कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो कैलकुलेट करती हूँ, तो वो एनर्जी 200 ही होगी या 200 से कम हो जाएगी या 200 से ज़्यादा हो जाएगी, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि टॉपिक में मैंने लिखा है लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है और ना ही वो 200 रहने वाली है, वो उससे कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है वो अब हम पढ़ लेते हैं। तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, ये कॉमन पोटेंशियल इन कंबाइनिंग कैपेसिटर्स। ये अगर हमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक की ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ। कॉमन पोटेंशियल इन कंबाइनिंग कैपेसिटर्स। जब आप लोगों ने पढ़ा है कोई भी चीज़ अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो वो तब तक जाती है, मान लो कहीं पर पानी है, ठीक है, इधर से यहाँ पर कहीं ज़्यादा पानी है किसी चीज़ में, किसी पॉट में, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है और इधर इस वाले पॉट में कम पानी है, ठीक। तो यहाँ से इधर पानी जा रहा है तो वो कब तक जाएगा पानी? जब तक कि इसमें और इसमें दोनों में इक्वल पानी ना हो जाए। या अगर इस पानी वाले एग्जाम्पल से इसको नहीं समझते हो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 11th में थर्मोडायनेमिक्स में आपने हीट का पढ़ा था। वो हीट कब तक ट्रांसफ़र होती है? जिधर हीट ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाले से कम वाली बॉडी में, जहाँ पे कम हीट है वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। कब तक ट्रांसफ़र होती रहती है? जब तक कि दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, दोनों बॉडीज़ में हीट इक्वल ना हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी में भी ये केस आएगा। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, अच्छा पोटेंशियल से जाएगा या चार्ज की वजह से जाएगा, हम ये भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और दोनों इन्हीं का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। ये दोनों जो मैंने आपको शो किए हैं, ये आपके पास एक मेटल है, कोई मेटेलिक बॉडी है, और ये आपके पास कोई दूसरी मेटेलिक बॉडी है। इस मेटेलिक बॉडी को आपने इतना पॉजिटिव चार्ज दे के रखा है। मान लीजिए दीज चार्जेस आर 10 चार्जेस, ठीक है, ये 10 चार्जेस हैं, 1 2 3 4 10 है, होंगे शायद इसमें ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक एग्जांपल। 10 चार्जेस हैं और ये इधर बड़े वाला जो मेटेलिक आपके पास सरफेस है, इधर भी आपने इसको चार्ज दिया है और इधर मान लीजिए 20 चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब हमारी थ्योरी क्या कहती है, इधर 20 है इधर 10 है, तो 20 वाले से 10 वाले में चार्ज ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है, 20 वाले से 10 वाले में ट्रांसफरिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर 10 चार्ज हैं और आप देखो यहाँ पर सरफेस भी छोटा है। सरफेस छोटा है मतलब चार्जेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास में है ना। तो जितना चार्जेस एक दूसरे के पास में होंगे, मतलब मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव को यहाँ पर लाने के लिए जब आपने बाहर से इसको दिया होगा इस पॉजिटिव को, तो वर्क करना पड़ा होगा और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास में आप लेके आ रहे हो, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज भी होगा, जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो
हालांकि यहाँ पर चार्जेस डबल हो जा रहे हैं, 20 चार्जेस हैं, लेकिन वो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे वर्क आपको कम करना पड़ रहा है। कम वर्क करना पड़ेगा तो जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो इस वाले में पोटेंशियल ज़्यादा है और इधर पोटेंशियल कम है, तो जो फ्लो होगा वो हमेशा इधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। ये चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता, चार्जेस कम है या ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। ठीक है, पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा कि कहाँ से कहाँ मोशन होने वाला है। तो देख लेते हैं, व्हेन टू चार्ज्ड बॉडीज आर connected, the charge flows from higher voltage body to lower voltage body। तो चार्ज हमेशा हायर वोल्टेज बॉडी से लोअर वोल्टेज बॉडी की तरफ ही फ्लो होगा। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है, अब ये फ्लो कब तक होगा? फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पर ना पहुंच जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तभी तक तो होगा फ्लो। तो देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, फ्लो विल स्टॉप व्हेन बोथ रीच अ कॉमन पोटेंशियल। फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पर पहुंच ना जाए। तो अब ये जो कॉमन पोटेंशियल है, ये कॉमन पोटेंशियल होगा कितना, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हमें मालूम है V इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q अपॉन C। कहाँ से मिला ये? हमने C इज इक्वल टू Q अपॉन V पढ़ा था। अब अगर यहाँ से हमको V निकालना है तो V आ जाएगा आपका Q अपॉन C। तो V आ गया आपके पास Q अपॉन C। ये Q क्या है? ये Q है आपके पास टोटल चार्ज। तो जब मैंने दोनों बॉडीज कंबाइन की, मैं आपको इस पेज में दिखा देती हूँ, मैंने दोनों बॉडीज कंबाइन की। मान लीजिए इस वाले का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है और इस वाले पर जो वोल्टेज है वो V1 है। ठीक, इस वाले का जो कैपेसिटेंस है वो C2 है और इस वाले का जो वोल्टेज है वो V2 है। तो इस वाली बॉडी पर कितना चार्ज हुआ? चार्ज इज इक्वल टू होता है C इंटू V। तो इस वाली पे चार्ज हो जाएगा C1 V1 और इस वाली बॉडी पर चार्ज हो जाएगा C2 V2। तो कॉम्बिनेशन का जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2, ये हो जाएगा। तो वहाँ फॉर्मूले में अब हम इस Q की जगह रख देंगे टोटल चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो टोटल चार्ज है हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C क्या है? कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस लेंगे। तो पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे वाले का है C2। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे C1 प्लस C2 हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यही हमारे पास मिल जाएगा V कॉमन पोटेंशियल। जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देंगे या कंबाइन कर देंगे तो जो उनका कॉमन पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। ठीक है, ये हमें मालूम पड़ गया है कॉमन पोटेंशियल। अब पढ़ लेते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करने पर जो एनर्जी लॉस होने वाली है वो एनर्जी कितनी लॉस होगी, और लॉस होगी भी या नहीं, बढ़ेगी घटेगी तो नहीं, वो भी हम इसी डेरिवेशन से वेरीफाई कराएंगे। तो देख लेते हैं, देयर आर टू कंडक्टर्स विद कैपेसिटेंस C1 एंड C2। हमने कोई दो कंडक्टर ले लिए जिनके कैपेसिटेंस है C1 और C2 एट पोटेंशियल V1 एंड V2, और दोनों का जो पोटेंशियल है पहले वाले का V1 है, दूसरे वाले का V2 है। दे आर कनेक्टेड बाय वायर, देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल दे रीच अ कॉमन पोटेंशियल। कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक कि वो एक कॉमन पोटेंशियल पर ना पहुंच जाए। तो कॉमन पोटेंशियल V कॉमन कितना हो जाएगा? हमने अभी डेरिवेशन इसका किया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये V कॉमन आ गया। अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन से पहले टोटल एनर्जी कितनी थी। तो U इनिशियल से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इज इक्वल टू, तो जो पहला वाला कैपेसिटर होगा उसकी एनर्जी होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे वाले की एनर्जी होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो जो दोनों का सम हो जाएगा वो हो जाएगी टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट व्हाट अबाउट आफ्टर कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन के बाद देख लेते हैं बच्चों, U फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ C की जगह हम क्या लिखेंगे अब? C मतलब दोनों का टोटल कैपेसिटेंस, तो दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। C इंटू वी स्क्वायर होता है और V की जगह यहाँ हम रखेंगे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि जब हमने दोनों को कनेक्ट किया तो वहाँ पर कॉमन पोटेंशियल आ गया था, तो ये रख दिया हमने कॉमन पोटेंशियल V और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज़ हमें और करनी है, एनर्जी में चेंज कितना हुआ। ठीक है, चेंज इन एनर्जी निकाल देते हैं, U इनिशियल माइनस U फाइनल कर देते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझ जाओ,
यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अगर इसकी वैल्यू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, अगर तो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब यू इनिशियल बड़ा है, बड़ी वैल्यू में से इसको घटाया तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, यू फाइनल बड़ा है। ठीक है, तो यू फाइनल बड़ा है, अगर यू फाइनल बड़ा आ जाएगा तो मतलब ये वाली जो एनर्जी थी आफ्टर कॉम्बिनेशन वो ज़्यादा होगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो कम होगी। कम होगी इसका मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव आ भी रही है या नहीं आ रही है। ठीक, तो यू इनिशियल की वैल्यू यहाँ रख दी, यू फाइनल की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। ठीक, अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से देखो तीनों में से ये हाफ कॉमन आ रहा है, हाफ मैंने बाहर लिख दिया है। यहाँ बच गया मेरे पास c1v1 स्क्वायर प्लस c2v2 स्क्वायर माइनस यहाँ बच गया मेरे पास अंदर c1 प्लस c2, ये रहा c1v1 प्लस c2v2 का स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया हाफ। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, c1 प्लस c2, इसके अपॉन में कितना है देखो 1 है, और इधर c1 प्लस c2 है, तो पूरे का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा c1 प्लस c2, ये आ गया एलसीएम। एलसीएम ये आ गया, तो 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो c1 प्लस c2 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई हमने ऊपर इसमें कर देना है। तो यहाँ आ गया c1 प्लस c2 इंटू c1v1 स्क्वायर प्लस c2v2 स्क्वायर माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, तो ये आ जाएगा c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे होता है बच्चों, पहले c1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, तो कर लेते हैं। c1 का जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस इसी c1 का अब इसमें कर देते हैं, तो ये आ जाएगा c1 c2v2 स्क्वायर, c1 c2v2 स्क्वायर प्लस अब इस c2 का कर लेंगे, c2 का इसके साथ करोगे तो आ जाएगा c2 c1 v1 स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा है c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस इसका जब हम इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये आ गया। बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, मैंने माइनस साइन पहले ही खोल दिया है, मैं आपको यहीं पर ऊपर पहले बता देती हूँ। माइनस इधर ऊपर जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अंदर सब में प्लस का साइन है, तो जब आप यहाँ बाहर माइनस है ये ब्रैकेट खोलोगे तो सब माइनस के खुलेंगे। ठीक है, माइनस के आ जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ माइनस का लिख दिया, माइनस a स्क्वायर, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है c1 v1 इंटू c2 v2, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव का है, इस पॉजिटिव से ये c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर नेगेटिव का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ये पॉजिटिव है और c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। तो ये 3 चीज़ें आपके पास बच गई। अब इन 3 चीज़ों में से भी देख लो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन। c1 c2 इधर भी प्रेजेंट है, c1 c2 इसमें भी है और c1 c2 इसमें भी आ रहा है, तो ये c1 c2 को अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने c1 c2 को बाहर कॉमन ले लिया है, c1 c2 अपॉन में 2 c1 प्लस c2 पहले से था ही, अंदर क्या बचा आपके पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस माइनस 2v1 v2, और ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर होता है, a माइनस b होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर या v1 माइनस v2 होल स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, u इनिशियल माइनस u फाइनल की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। ठीक है, और इधर बचा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो u इनिशियल बड़ा होगा, u इनिशियल बड़ा है इसका मतलब u फाइनल कम हो गया और एनर्जी लॉस हुई है। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव।
अब यहाँ चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही आने वाली है। तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो सिंस U इनिशियल माइनस U फाइनल इज पॉजिटिव, देयरफॉर UF इज लेस देन U इनिशियल। ये जो U फाइनल होगा ये U इनिशियल से कम होगा, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुई है। कितनी एनर्जी लॉस हुई है, इतनी एनर्जी लॉस हुई है, इसके बराबर। तो जब कभी भी आपको एनर्जी लॉस निकालनी हो, कैलकुलेट करनी हो, तो इस फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बस जनरली बता देती हूँ, ये टॉपिक आपको ऐसे कॉपी में डेरिवेशन तो नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। जब आपने ये कैपेसिटर, मुझे पहले बता देना चाहिए था लेकिन पहले मैं इसको बताना आपको भूल गई। ये कोई कैपेसिटर है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स से या फिर एक बैटरी से, वोल्टेज सोर्स से V से। तो अब होगा क्या, यहाँ से जब प्लस चार्ज जाएगी, यहाँ से प्लस चार्ज आप दोगे इस प्लेट पर, ये प्लस चार्ज ड्यू टू इंडक्शन इस वाली बैटरी पर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और यहाँ से जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक। आपने इसे Q चार्ज दिया तो ये इसके पास जो एनर्जी आपने दी, बैटरी ने जो एनर्जी दी, वो एनर्जी कितनी दी, U बैटरी लिख देती हूँ मैं इसको, वो दी Q इंटू वी के बराबर, Q इंटू वी, क्योंकि आपने पढ़ा है W इज इक्वल टू होता है QV और यही वर्क आपका U होता है, यही वर्क आपका एनर्जी की फॉर्म में कंज्यूम हो जाता है। तो ये एनर्जी हो गई आपकी Q इंटू वी के बराबर जो बैटरी ने दी। बट हमने फॉर्मूले से क्या निकाला था, जो कैपेसिटर स्टोर करता है, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, U कैपेसिटर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये करता है हाफ Q इंटू वी के बराबर स्टोर, ठीक है। या बैटरी ने तो इसको 1 QV दिया और कैपेसिटर ने हाफ QV लिया, तो जो हाफ QV बची हुई जो एनर्जी है हाफ QV, वो हाफ QV कहाँ चली गई, तो वो हाफ QV क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। कहाँ लॉस्ट हुई, कैसे लॉस्ट हुई, इन वायर्स के थ्रू या इन कंडक्टर्स के थ्रू। जब इधर से आपने इधर चार्ज दिया होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ ये तार गर्म हुई होगी, वायर गर्म हुई होगी, तो वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। यहाँ से यहाँ हीट आई और वो हीट इस तरीके से बाहर रेडिएट हो जाती है, ठीक है। तो हाफ QV एनर्जी यहाँ पर भी लॉस होती है। तो जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो या किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर भी एनर्जी लॉस होती ही होती है, ठीक है। ये मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। तो यहाँ पर भी देखो, जो एनर्जी लॉस हुई, इतनी एनर्जी लॉस हुई, तो ये एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी भी कहाँ रहेगी, ये एनर्जी भी क्या होगी, जो वायर्स होंगी उन वायर्स में या कंडक्टर्स में चली जाएगी। पहले वो कंडक्टर हीट होगा या वो वायर्स हीट हो जाएंगी, उसके बाद वो हीट क्या होगी, एनवायरनमेंट में रेडिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके।